बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से। और आज यकीनन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चौथी सीढ़ी पर मौजूद हैं। मुराद हम आज चौथे लेक्चर में मौजूद हैं। देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। रिकैप करते हैं कि पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चलते हैं और एक्सेल पर चलने के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको कुछ काम हुआ नज़र आ रहा है। यकीनन इस काम का तल्लक आपके पिछले लेसन के साथ होगा। विवास जी हाँ, हमने पिछले लेसन में बात की थी अलाइनमेंट के हवाले से और इसका तल्लक आपके होम मेन्यू से है। होम मेन्यू की प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट और उसके हवाले से हमने डिस्कशन की थी। और हमने टेक्स्ट की मुख्तलिफ पोजीशन के हवाले से डिस्कशन की थी कि अगर आप उसे सेंटर में लाना चाहते हैं किस तरह लाएंगे, अगर आप उसे राइट साइड पर लाना चाहते हैं किस तरह लाएंगे, अगर आप उसे लेफ्ट साइड पर लाना चाहते हैं किस तरह लाएंगे। व्यूअर्स, मैं तवक्को करूंगा कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो यूट्यूब पर आप कमेंट्स में कमेंट के ज़रिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर के लास्ट पर आप नंबर मौजूद होता है मेरा, वहाँ बजरिया SMS भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बजरिया कमेंट्स क्वेश्चन पूछें। व्यूअर्स, आज अगले लेसन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि अगले लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं। अलाइनमेंट ही पढ़ेंगे, अलाइनमेंट के हवाले से ही पढ़ेंगे। मज़ीद जो बाकी चीज़ें रह गई थी अलाइनमेंट में, आपकी अगली चीज़ जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करती है? ओरिएंटेशन को समझने के लिए व्यूअर्स में आपके जो है हेडर्स है, इस टेबल का जो हेडर है जिसमें स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट क्लास है, इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं ओरिएंटेशन पर जाता हूँ। ओरिएंटेशन के लास्ट पर राइट साइड पर छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही मैं यहाँ से इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके हेडर पर आपके जो टेबल के हेड्स थे या हेडर था उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, उनकी समझ चेंज हो गई है, उनकी डायरेक्शन चेंज हुई है। एग्जैक्टली आपका ओरिएंटेशन यही काम करता है कि बाज़ औक़ात आप अपने टेबल को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, यानी टॉप पर जो हेडर्स होते हैं उनकी समझ, उनकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस तरह का काम कर सकते हैं। बस यहाँ से देखें तो एंगल आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस तरह वर्टिकली भी रख सकते हैं टेक्स्ट को, जिस तरह आप देख रहे हैं। ये सारे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर अप्लाई होकर आपको नज़र आ रहे हैं। आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ से मैं इनको इस समत में रोटेट कर सकता हूँ। उसके बाद इन सब को आप कोशिश कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से क्लिक करते हुए इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज़ पर जाता हूँ, दोबारा मैं ये चीज़ आपके सामने अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, इसकी फॉर्मेट सेल अलाइन पर गया और यहाँ से आपके पास मज़ीद ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद किसी ख़ास एंगल के साथ इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं एंगल चेंज करूँ पकड़कर तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सपोज़ इतना एंगल रखना चाहता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं सेम रखना चाहता हूँ, मैं ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके टेबल के टॉप पर जो हेड्स थे वो सारे इस समत में चेंज हो गए। बस फिल वक्त मैं इसे कंट्रोल Z, आपको पता है बताना भी चाहूँगा कि कंट्रोल Z से आप एक स्टेप पीछे आते हैं और इसको हमने टॉप पर देखा भी था, इसको हम अंडू बोलते हैं। अंडू का मतलब होता है कि आप एक स्टेप आगे चले गए हैं, आप दोबारा पिछले स्टेप पर आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z करेंगे। कंट्रोल Z से पिछले स्टेप पर आते हैं जिसको अंडू बोला जाता है। और कंट्रोल Y से आप मज़ीद आगे की तरफ जाते हैं जिसको रीडू बोला जाता है। अंडू और रीडू का इस्तेमाल किया कीजिए। इंशाअल्लाह इस तरह की चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ लेक्चर के साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा। अंडू और रीडू आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। अंडू क्या होता है और रीडू क्या होता है, इन दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अंडू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अंडू मतलब आप एक स्टेप पीछे आ रहे हैं, यानी एक स्टेप ओरिजिनल स्टेप से आगे चले गए थे तो एक स्टेप वापस पीछे आ रहे हैं। एक से ज़्यादा स्टेप भी आ सकते हैं। कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट है। रीडू दोबारा आगे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओरिएंटेशन के बाद व्यूअर्स आगे अलाइनमेंट में चलते हैं। अलाइनमेंट में अगली प्रॉपर्टी है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इनका इस्तेमाल किस तरह होता है? इंक्रीज इंडेंट आप कह सकते हैं कि अगर आपने सपोज मैं इस वक्त असद नाम के स्टूडेंट नेम के सेल में मौजूद हूँ, मैं चाहता हूँ कि असद नेम का स्टूडेंट आगे चला जाए, थोड़ा सा आगे चला जाए, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैं स्पेस का बटन प्रेस करके इसको आगे कर सकता हूँ। सपोज मैं इसके स्टार्ट पे जाता हूँ, स्पेस का एक बार बटन प्रेस किया, 2 बार प्रेस किया, 3 बार, 4 बार, तो इस तरह असद आगे प्रॉपरली मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट 1 क्लिक से असद को
सेल के सेंटर पे लेकर जाऊं तो उसके लिए आप इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके स्टार्ट पे हूँ और अभी मैं इंक्रीज पहले इस्तेमाल करूँगा। इंक्रीज से इंडेंट बढ़ता है। आप कह सकते हैं कि 5 बार अगर स्पेस प्रेस करके आप किसी टेक्स्ट को आगे लेकर जा रहे हैं तो जस्ट यहाँ से सिंगल क्लिक के साथ आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं। मजीद आप बढ़ाना चाहते हैं, जस्ट सिंगल क्लिक से आप मजीद उसे आगे लेकर जा सकते हैं। और अगर और मजीद लेकर जाना चाहते हैं तो एक बार फिर क्लिक करेंगे, मजीद आगे चला जाएगा। ये आपका इंक्रीज इंडेंट है। और अगर आपने ये इंक्रीज इंडेंट जो असद पर जो इस सेल के अंदर मौजूद डेटा पर अप्लाई किया है इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा डिक्रीज इंडेंट पर आकर क्लिक करेंगे। एक बार, 2 बार और 3 बार टेक्स्ट दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। यकीनन आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट को समझ चुके होंगे व्यूअर्स। उसके बाद आगे चलते हैं टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप क्या चीज़ है, इसका भी इस्तेमाल होता है व्यूअर्स। पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में मैंने आपसे तज़किरा किया था कि अगर आप किसी सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं, सादा सा जुमला लिख रहा हूँ मैं, अगर आप किसी सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो बाज़ का दूसरी लाइन के अंदर मर्ज हो जाता है। एक सिंपल सा सेंटेंस, दिस इज़ माई कंप्यूटर, बड़ा सादा सा जुमला मैं लिख चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि ये आपके दूसरे सेल के अंदर जाकर घुस रहा है या मर्ज हो रहा है। इस चीज़ को बचने के लिए हमारे एक पास पहले से मौजूद इलाज जो था वो ये था कि हम जस्ट यहाँ पर जाते थे और इसको ड्रैग करके बड़ा कर देते थे और वो बड़ा हो जाता था। लेकिन बहुत सूरतों में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते। सपोज आप हर बार ऐसा करते रहेंगे तो फिर आपका जो एक्सेल शीट है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाज़ सूरतों में आप ऐसा करते हैं कि आप एक सेल का साइज़ डिफाइन कर देते हैं, फिक्स साइज़, और उस साइज़ के बाद जो ही टेक्स्ट का साइज़ बढ़ता है या टेक्स्ट ज़्यादा होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से स्किप होता है और नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। नेक्स्ट लाइन से मुराद लाइन वही रहती है लेकिन उसकी ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ जाती है उस सेल की। तो व्यूअर्स उसी चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं सेल पर, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैप पर जाकर क्लिक करता हूँ। आपने अंदाज़ा किया होगा जो ही मैंने टेक्स्ट रैप पर क्लिक किया तो आपका ये टेक्स्ट सेल की उस विड्थ से जो बाहर जा रहा था, जो उसकी लिमिट को क्रॉस कर रहा था, वो खुद ब खुद स्किप होकर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आ गया। बिकॉज एग्जैक्टली रैप टेक्स्ट का यही फंक्शन है और बहुत सारी सूरतों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिकॉज फिल वक्त यकीनन आप समझ चुके होंगे कि रैप टेक्स्ट क्या है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है। फिल वक्त में इसकी टेक्स्ट जो लिखा है मैंने इसको ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और आगे देखते हैं मर्ज एंड सेंटर क्या है। मर्ज एंड सेंटर का भी खासा रोल है। बिकॉज मर्ज एंड सेंटर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स या काफ़ी सारे सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं किसी पर्पज़ के लिए। जिस तरह आप अपने इलेक्ट्रिकल बिल्स को देख सकते हैं, वहाँ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो 2-3 सेल्स को मिलाकर एक ही सेल की सूरत में होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप उन तमाम सेल्स को जिनको आप मर्ज करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट इस जगह पर जाकर क्लिक कीजिए तो अब आप देख सकते हैं कि आपके ये 4-5 सेल जो मैंने बनाए थे वो जस्ट एक सेल बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर E1 सेल नज़र आ रहा है, वो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। बाकी आप देख रहे हैं छोटे छोटे इसके साथ मौजूद हैं। तो इस तरह मर्ज एंड सेंटर के अंदर आप उनको मर्ज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल्स को मिलाकर सिंगल सेल बना सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सपोज आप इस टेबल के टॉप पर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि किसी स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना चाह रहा हूँ जिसके स्टूडेंट्स का ये डेटा है, तो यकीनन मुझे एक से ज़्यादा सेल्स का मजमूआ चाहिए होगा जिस पर मैं ये लिख सकूँ। सपोज मैं इस तरह मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के मर्ज एंड सेंटर करूँगा और उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद ही जाकर मैं इसके अंदर नाम लिख सकूँगा किस स्कूल का। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ कंप्यूटर ही है तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ JK अकेडमी ऑफ कंप्यूटर। तो देख ले आपको ये सारे का सारा एक ही सेल के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह लिखने के लिए आप पहले मर्ज एंड सेंटर को अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आप उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। इस पर आप वो तमाम प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम पहले पढ़ कर आए हैं। यहाँ से इसको सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से एग्जैक्टली पहले से ही सेंटर है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। साइज़ बढ़ाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये इस पर अप्लाई किया करें ताकि आप मज़ीद बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सीख सकें। बिकॉज अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं JK अकेडमी ऑफ कंप्यूटर इसको टॉप पर लेकर जाना चाहता हूँ इस टेबल की।
एक तरीका है कि हम सेल्स को स्किप कर दें, लेकिन हम लाइंस को स्किप कर दें, एक लाइन यहाँ पर नहीं ले लें, लेकिन उसको अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा। वजह सिर्फ ये है कि वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, और मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी आपने पढ़ी ना हो वो आपके सामने परफॉर्म नहीं करना चाहूँगा, वो आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बनेगी। बिकॉज अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको मलूज़ खातर रखते हुए हम इसका ये हल कर सकते हैं कि ये पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट किया जाए, और कट करने के बाद इसको दूसरी लोकेशन पर ले जाया जाए। जिस तरह ये लिखा है मैंने जेके अकेडमी, यहाँ पर इसको ले जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दिया जाए इसे, पेस्ट से यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि आपका पूरे का पूरा टेबल वहाँ से उठा, और वहाँ से उठने के बाद इस जगह पर आकर लाई कर रहा है, इस जगह पर आकर ड्रॉप हुआ। रिवर्स इस तरह आपने देखा कि किस तरह मार्जिन सेंटर को आप एक से ज़्यादा सेल को मर्ज करते हैं, और मर्ज करने के बाद उसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। रिवर्स अभी सारे टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूं और इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं, जो पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पर गया, और बॉर्डर पर जाने के बाद यहाँ से इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दी। इस तरह व्यूअर्स आपने आज का लेसन में सीखा कि किस तरह टेबल्स पर उसके मार्जिन सेंटर किया जाता है। टॉप पर नाम लिखने के लिए टेक्स्ट रैप क्या चीज़ है। उसके बाद आपने ओरिएंटेशन के हवाले से बात की, मैंने ओरिएंटेशन के हवाले से बात की, और आपने ओरिएंटेशन के हवाले से पढ़ा। उसके बाद इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट के हवाले से पढ़ा। मैं बस खासा बोल बोल कर थक चुका हूँ, इसलिए मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही है, वो भी डेफिनेटली लड़खड़ा रही है। तो इसलिए मादरत चाहूँगा। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।